मॉड्यूल का एक्सरे का नहीं बनाए थे सर बस। बाकी सब हो गया है। हाँ बाकी लोगों को किसी में दिक्कत है? बोलो, किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में लगभग करने को कर सकते हो। न्यूक्लियर फिजिक्स में सिर्फ अल्फा बीटा गामा छोड़ के बाकी जो इक्वेशंस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स है, तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स है तो आराम से हो सकता है। ठीक है, 2 लेक्चर के बाद पूरा मॉड्यूल कर सकते हो। ठीक है, तो मॉड्यूल को करते रहो और खत्म कर लो, इजी चैप्टर है। ठीक है, अभी तक जितने भी पढ़े हैं मॉडर्न फिजिक्स सारा इजी है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो इंटरेस्टिंग है, कहानी है, याद रखना है। तो देखते हैं हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स। तो जैसे इससे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे एटॉमिक फिजिक्स के बारे में, यानी कि एटम से रिलेटेड था। इसमें जो होगा न्यूक्लियस के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो इस चीज को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो ज्यादा हम लोग इस पे ज्यादा चर्चा कर नहीं रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस सब के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में बहुत पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्ट आते हैं मुद्दा पे कि जैसे अगर हम किसी एटम है तो एटम को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। कोई भी एक्स एटम है, यहाँ जेड लिखते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं। जेड को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। ए को हम लोग बोलते हैं मास नंबर, और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कहने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे होगा ए माइनस जेड। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे बातें हैं जो हम लोग पहले से जानते हैं। किसी भी एटम को ऐसे निकलियाई है तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जेड ए। जेड रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एटम। कभी कभी ऐसा भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी यही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स एलिमेंट है, शॉर्ट हैंड लिखते हैं। जैसे आयरन होगा तो आयरन के लिए Fe, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए H लिखते हैं, हीलियम H। जैसे एग्जाम्पल लिखें तो हाइड्रोजन 1 1 लिख रहे हैं, हाइड्रोजन का और एक आता है 1 2 लिख सकते हैं जिसका मास नंबर 2 है, ये 1 एटॉमिक नंबर। तो ऐसे बहुत सारे, कार्बन लिखना हो तो C612 लिखते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग लिखते हैं। तो इसमें अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कार्बन एटम का बात हो रहा है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और मास नंबर 12, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, यानी न्यूक्लियस के बारे में हम जान सकते हैं। यानी कि ए जो होगा हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेड जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगर हमको प्रोटॉन को लिखना होगा, प्रोटॉन को इस फॉर्मेट में लिखना होगा तो हम लोग इसको H11 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोटॉन को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसका जेड जेड जो है हाइड्रोजन एटम है उसका Z1 होता है, और इसमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एक ही है, तो ये हम लोग बोल रहे हैं कि प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ई से लिखेंगे, इस पे -1 और मास 0, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, और प्रोटॉन होता नहीं है, प्रोटॉन के बदले इलेक्ट्रॉन है, खुद ही एक पार्टिकल है तो -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर वही न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करना हो तो
न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं n से, प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन 1। ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज करेंगे, इक्वेशंस लिखने होंगे तो इस चीज को ध्यान रखना है, तो प्रोटॉन को ऐसे, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग जो न्यूक्लियाई होता है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी करते हैं। तो एक चीज उससे पहले हम लिख देते हैं मास, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, जिसको एएमयू में लिखते हैं। नया कुछ भी नहीं है, ये भी केमिस्ट्री में हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 AMU बराबर होता है 1/12 मास ऑफ C612 एटम। इसी चीज को बोलते हैं हम लोग 1 AMU, जिसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ये आता है 1.66 या 67 लिखा हुआ मिल जाता है, क्योंकि आगे भी कुछ टर्म होता है, इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। चूंकि हम लोग एटम, न्यूक्लियाई, ये सब के मास के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका मास जो होता है बहुत कम होता है। दिख रहा है कि 10⁻⁻27 का ऑर्डर का है, तो 10⁻⁻27 का ऑर्डर का है, तो क्वांटिटी बहुत छोटा है। तो इसीलिए इसके हम लोग अलग यूनिट यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं AMU, और AMU होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड अगर हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। कैलकुलेशन में हम लोग 9 ले लेते हैं, इस चीज को हम लोग AMU में लिखते हैं, तो ये आता है हमारा 0.000548 AMU। वही मास ऑफ अगर प्रोटॉन का बात किया जाए, तो ये हम लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। AMU में लिखेंगे तो AMU में ये 1.007276 AMU होता है। हम लोग इस चैप्टर में ये सब यूज करते हुए नजर आएंगे। याद रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इनका वैल्यू दिया रहता है, ये लगभग इसी के बराबर होता है, ठीक है। याद रखने के लिए 674 होता है, यहाँ 672 होता है, 10⁻⁻27 kg, जो अप्रोक्सीमेटली होता है 1.008665 AMU, ठीक है। ये क्वांटिटीज को याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, या हम यही कहेंगे एग्जाम अगर होता है तो पहले जो ऑफलाइन पेपर होता था उसमें फर्स्ट पेज पे दिया हुआ रहता था इंस्ट्रक्शन के साथ, तो ऑनलाइन में भी दिया रहता होगा, या फिर क्वेश्चन में ये दिया रहता है। हाँ, बुक्स में सॉल्व करोगे तो बुक्स में क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ रहता है जनरली, क्यों? क्योंकि बुक में कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहता है, तो इस चीज को हम लोग को यूज करना होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम जगह पे यूज करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग यूज करते हैं। फिर इसके बाद है सम डिफिनीशंस, ठीक है, जानना जरूरी है, क्योंकि आगे जब रिएक्शंस होगा तो क्या क्या फॉर्म करा है वो ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो इसलिए याद रखना है। हम पहला बोल रहे हैं आइसोटॉप्स, ठीक है। तो आइसोटॉप्स क्या होता है? आइसोटॉप्स हम लोग जानते हैं कि अगर न्यूक्लियाई है तो उसमें अगर एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, यानी कि जेड जिसमें सेम रहे और मास नंबर डिफरेंट, ऐसे एटम्स को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। एग्जाम्पल कार्बन का देखें तो C612, C614, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं, C616, ठीक है। हाइड्रोजन में देखें तो H11 होता है, ड्यूट्रियम होता है, ट्रिटियम होता है, ठीक है। इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्रिटियम बोलते हैं।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें हर जगह दिख रहा है कि ये वाला क्वांटिटी, ठीक है, नीचे जो Z रिप्रेजेंट कर रहा है वो सब में सेम है, लेकिन मास नंबर ऊपर A डिफरेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप। सेकंड, आइसोटोन्स। बोलो इसको क्या किसको बोलते हैं आइसोटोन्स? न्यूक्लियाई विथ सेम न्यूट्रॉन, ठीक है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का बात कर रहे हैं, N से लिख देते हैं, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z डिफरेंट हो लेकिन N सेम है। तो अगर हम X को रिप्रेजेंट करते हैं Z A से, तो N हमको रिप्रेजेंट कर रहा है A माइनस Z से। तो ये क्या कर रहा है कि ये जो है ये सेम होगा, लेकिन Z जो होगा ये डिफरेंट होगा। तो अगर ये चीज रहा, यानी कि A माइनस Z सेम रहेगा और Z डिफरेंट रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये आइसोटोन्स होते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं C616 ऑक्सीजन का 816, ठीक है। फ्लोरीन होता है 916, ठीक है। इसमें भी अगर देखेंगे तो नहीं, 16 से नहीं 14 से होगा। 14 माइनस 6 8, 16 माइनस 8 8। नाइट्रोजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन का आइसोटोप्स 15 माइनस 7। तो हर में देखो 14 माइनस 6, 16 माइनस 8, 15 माइनस 7, यानी कि A माइनस Z सब में सेम है, लेकिन Z जो है डिफरेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोन्स, यानी कि ऐसा न्यूक्लियाई जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम। थर्ड, आइसोबार्स, ठीक है। ये सब चीजें हम उम्मीद करते हैं सबको याद होगा। बोलो आइसोबार्स किसको कहते हैं? Same mass number but different atomic numbers. ठीक है, A सेम हो लेकिन Z डिफरेंट हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। एग्जाम्पल C616, N716, O816, सब में देख लो ऊपर A सेम है नीचे डिफरेंट। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये सारे से कुछ डिफिनीशन है जिसको हमको ध्यान में रखना है, किसको क्या कहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली न्यूक्लियाई के बारे में ही बात करेंगे। न्यूक्लियाई यानी कि जो हम लोग एटम पढ़े थे उसके अंदर में जो न्यूक्लियाई था। न्यूक्लियाई में हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो उन्हीं सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स जो थे राउंड राउंड चक्कर लगा रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन जो राउंड चक्कर लगा रहे थे प्लस न्यूक्लियस को एटम बोलते थे। एटम के अंदर गए तो न्यूक्लियस दिखा। तो इंटरेस्ट यही जगह कि क्या न्यूक्लियस जो है सबसे छोटा है या उससे भी और छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो देखा गया, एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया गया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से वो बना हुआ है, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे ये सारे कहानी हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम साइज का बात करें तो साइज ऑफ न्यूक्लियाई, साइज का बात कर रहे हैं तो एटम का अगर बात किया जाए, एटम का साइज, तो ये जो होता है 10 का पावर माइनस 10 मीटर के ऑर्डर का होता है। वही अगर हम न्यूक्लियाई का बात करते हैं तो ये इससे भी छोटा क्वांटिटी है, तो ये होता है 10 का पावर माइनस 15 मीटर का, यानी कि फर्मी का ऑर्डर का होता है। ये ऑर्डर है, इतने ऑर्डर का इसका रेडियस डायमीटर होता है, ठीक है।
यानी कि जो हम अल्फा पार्टिकल बोmbardment से न्यूक्लियाई है, एटम है, तो एटम का साइज जो होता है 10⁻⁻10 और न्यूक्लियाई का साइज 10⁻⁻15। इसके वॉल्यूम ये सबसे कंपेयर करा गया तो हमको इसके रेडियस के बारे में पता चला, यानी कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, आर जो हम देते हैं वो देते हैं R0 A 1⁻3। ठीक है, R0 वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, R0 जो है कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, अब यहाँ पे R का जो वैल्यू है, रेडियस जो है R0 A 1⁻3 है, किसका? तो न्यूक्लियाई का। इसी से हम लोग साइज ऑफ न्यूक्लियाई फाइंड कर सकते हैं और R0 जो आता है इतना आता है, डायरेक्ट हमको फॉर्मूला याद रखना है। अगर हम इसी में बोले कि डेंसिटी बताओ, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक, अगर हम डेंसिटी का बात कर रहे हैं तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है ये डेंसिटी होता है। तो मास कितना? तो जितने न्यूक्लियस का मास का बात कर रहे हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन को अप्रोक्सीमेटली हम मास ऑफ न्यूट्रॉन बोल रहे हैं, जिसको हम m बोल रहे हैं। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम m बोल रहे हैं तो टोटल इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो a है, तो a इंटू m मास हो जाएगा टोटल। वॉल्यूम कितना? तो 4/3 पाई r³ लिख लेते हैं, am बाई 4/3 पाई। r का वैल्यू आया R0 A 1/3, तो R0³ इंटू a। तो यहाँ ध्यान से देखो तो a कैंसिल, तो ये हमको मिल रहा है 3m/4 पाई R0³। यहाँ पे हम इन दोनों के अप्रोक्सीमेटली सेम माने हैं और ये वैल्यू जो है लगभग कांस्टेंट है। m भी कांस्टेंट, R0 भी कांस्टेंट और 3/4 पाई भी कांस्टेंट। तो ये जो आता है डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होता है एंड कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई। ठीक है, कोई सा भी न्यूक्लियाई का बात करें सबके लिए कांस्टेंट है। और देखो कि ये 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब का ऑर्डर का है। वाटर से कंपेयर करेंगे तो वाटर का जो डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है और ये है 10⁻17, यानी 10⁻14 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि बहुत ही जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही डेंस होता है। ठीक है, डेंसिटी से हमको समझ में आ रहा है कि उसका डेंसिटी जो होगा बहुत डेंस होगा। कैलकुलेशन में आयरन दे, निकेल दे, किसी का भी न्यूक्लियस का डेंसिटी फाइंड करने के लिए देगा, हम सब कुछ पुट करके देखेंगे तो इसी के अप्रोक्स में आंसर आएगा हमारा। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है क्योंकि ऊपर हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। तो 2.3 इंटू 10⁻17 ऑर्डर एकदम सही है, ये भी 2 के आसपास ही रहे, सबके लिए कांस्टेंट रहे। तो इस पे डायरेक्टली पूछ देता है क्वेश्चन कि बताओ कि कोई है उसका, जैसे कि जर्मेनियम है, उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, उसका एटॉमिक न्यूक्लियर रेडियस क्या होगा और न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगा। जैसे एग्जांपल कर ही लेते हैं, फाइंड न्यूक्लियर रेडियस ऑफ जर्मेनियम। ठीक है, इसका मास नंबर 70 होता है। सिंपल सा है, R इक्वल टू हम लिख सकते हैं R0 A⁻1/3, यानी R इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 70 का 1/3। सॉल्व कर लेंगे। 70 का क्यूब रूट 16, 4 पॉइंट समथिंग आएगा।
2 × 10⁻⁻15, ये 4.12 दे रखा है। ऐसे भी दिख रहा है कि 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 से थोड़ा सा ज्यादा है 70, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.12 आता है। तो हम यहाँ से इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब दिख रहा है कि अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस के, बात करते हैं, ठीक है, ये सब जो थे टर्म थे ऊपर वाले जो हम लोग के छोटे थोड़े थे, जनरल टर्म थे। न्यूक्लियस अगर हमारा है, तो न्यूक्लियस से अगर हम बोल रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है हमारा, तो इसमें से छोटे छोटे जो है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इसमें भरे पड़े हैं। ठीक है, ऐसे ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में कुछ इसमें से प्रोटॉन्स होंगे, कुछ न्यूट्रॉन्स होंगे, ऐसा होगा। मान लेते हैं इसको हम बोल रहे हैं कि न्यूट्रॉन है और ये जो है प्रोटॉन है, इससे बना होता है। खैर न्यूट्रॉन जो है वो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन प्रोटॉन जो होता है ये चार्ज्ड होता है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल पार्टिकल है उस, लेकिन प्रोटॉन्स जो है चार्ज पार्टिकल है। उस पे से इनका जो बीच का दूरी होगा वो बहुत कम होगा। यानी कि एक अगर ये प्रोटॉन है, एक ये प्रोटॉन है, तो इस पे चार्ज जो होगा वो ई होगा, ये भी ई होगा। दोनों का बीच का दूरी जो होगा 10⁻⁻15 से भी कम होना चाहिए, फिर भी हम 10⁻⁻15 ले रहे हैं, तो ऐसा होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम फोर्स दोनों के बीच में निकालें तो रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा हो, प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज सेम है, तो ये फोर्स लग रहा होगा ke²/r²। ध्यान से देखो, नीचे डिस्टेंस उतना छोटा है, बहुत छोटा क्वांटिटी है, 10⁻⁻15, उसका स्क्वायर 10⁻30, के होता है 10⁻9, यानी 10⁻- मतलब 39 हो गया। ई का स्क्वायर करेंगे तब भी ये फोर्स जो है ज्यादा ही है। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 है, उसका स्क्वायर कर, तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक के, डिस्टेंस जो है इससे और भी कम ही होता है, क्योंकि हम न्यूक्लियाई का रेडियस का बात कर रहे हैं 10⁻⁻15, ये तो उसके अंदर में है, तो इनके बीच दूरी और कम है। आर को अगर हम डिक्रीज करते जाएंगे तो ये जो फोर्स होगा ये बढ़ता जाएगा। फिर भी प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियाई के अंदर में बंधे हुए हैं, तो बंधे कैसे हुए हैं, तो ड्यू टू हम के पास एक एनर्जी होगा जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो दिख रहा है कि न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो दूर भागेगा, फिर भी अंदर बंधा हुआ है, यानी कि किसी न किसी एनर्जी से बंधा हुआ है, किसी न किसी फोर्स से बंधा हुआ है। तो हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे कि ये जो है हियर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउंडेड ड्यू टू न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें जो प्रोटॉन्स हैं, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियाई के अंदर में है, इस अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक का बात कर रहे हैं तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए बोला गया कि एक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रहा होगा जो कि अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। एक चीज और, हम लोग कभी भी पढ़ते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स को अट्रैक्टिव ही मानते हैं, लेकिन जब हायर स्टडीज में जाएंगे तो वहां पे अगर इस दो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स के बीच की दूरी बहुत कम कर दें तो ये रिपल्सिव की तरह भी ट्रीट होता है।
तो इसलिए ये स्टेटमेंट अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो ऑलवेज रहेगा तो गलत है, ठीक है। हाँ, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, यानी कि एक रेंज तक ये अट्रैक्टिव रहता है, और कम रेंज का हम लोग बात नहीं करते हैं, तो हमारे सिलेबस में ये अट्रैक्टिव ही है इन नेचर होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें न्यूक्लियर फोर्स का, तो इसका जो फॉर्मूला आता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आता है, तो हम लोग को चीज नहीं पढ़ना है, तो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं कि न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, ये होता है इक्वल टू न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स का अगर बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है अट्रैक्टिव इन नेचर है, और वो जो होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और सबके इक्वल होता है, यानी कि अगर हम पॉइंट्स का बात कर रहे हैं, सेकेंड, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है, बहुत ही कम दूरी के लिए ही लगता है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो रेंज है बहुत छोटा है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो ये फोर्स एक्ट नहीं करता है। हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है फोर्स इन नेचर, ठीक है, नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है, ठीक है। दो प्रोटॉन्स है, उनको उतने कम दूरी में पकड़ के रखना, ये बहुत ही फोर्स लगा रहा है ये, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, और ये चीज करें न्यूक्लियर फोर्स सब में बराबर होता है, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बराबर होगा, लेकिन यहीं पे बट इफ नेट फोर्स पूछा जाए, नेट फोर्स का बात किया जाए, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तो नेट फोर्स में यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ रहा है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन में अट्रैक्टिव ये वाला तो बराबर है, लेकिन थोड़ा सा रिपल्सिव होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से, इसका जो फोर्स होगा ये कम हो जाएगा, और ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है। ये हम बोल रहे हैं फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे पीपी का मतलब फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, पीएन का मतलब फोर्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एनएन मतलब फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है, तो न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का उतना कोई रोल नहीं, लेकिन प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो दो पॉजिटिव चार्ज उतने कम दूरी में हम रखे हैं तो फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, अब उस फोर्स को ओवरकम करके वो वहां पे है, यानी कि उसको जरूर कोई और फोर्स रोक के रखा होगा, तो उस फोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियाई इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। अब ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लग रहा हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लग रहा हो, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लग रहा हो, सब बराबर होता है, यानी कि सब इक्वल होता है न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन नेट फोर्स कहने का मतलब कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का फोर्स जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स तो बराबर था, रिपल्सन से थोड़ा नेट फोर्स कम हो जाएगा, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लग नहीं रहा होगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लग नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज होता है न्यूक्लियर फोर्स जो कि बांध के रखता है। अब इससे रिलेटेड है, अगर फोर्स है तो कुछ एनर्जी भी होगा, यानी कि अगर दो चार्ज पार्टिकल किसी भी फोर्स से हम बोल रहे हैं कि वहां पकड़, यानी कि अगर हम फ्रीली छोड़ेंगे तो दोनों भागेंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, भले ही रोक के रखे हैं तो उसके पास एनर्जी है, यानी कि अगर हम बोले कि ऐसा हमारे पास ये सब न्यूक्लियस
के अंदर का प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब चीजें हैं, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि इसके पास जो है ये ऐसा बंधा हुआ है, यानी कि इसके पास कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी। जिस एनर्जी से जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के अंदर न्यूक्लियॉन्स बाउंडेड है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि अगर हम इसको इतना एनर्जी देंगे, अगर इसको इतना एनर्जी दें हम, तो ये टूट के बिखर जाए, या फिर जितने एनर्जी से न्यूक्लियॉन्स जो है वो बाउंडेड है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। यानी एनर्जी बाय विच न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स आर बाउंडेड in nucleus is called binding energy, ठीक है। यानी कि जो बाइंडेड है इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। यही एनर्जी है कि अगर हम इसको इतना एनर्जी दे देंगे तो ये टूट टूट के बिखर भी जाएगा, अगर हम उसको बनाएंगे तो उतना एनर्जी हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इतना एनर्जी इसको दे देंगे तो ये जो है सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे, सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अलग हो जाएंगे। यानी कि सिंपल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट में हम लोग पढ़े थे कि ये पॉजिटिव चार्ज Q है, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Q है। इसको अगर हम यहाँ से उठा के यहाँ तक ले आ रहे हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे ले आते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को, तो बोलते हैं कि जब इसको यहाँ पे लाए हैं तो इन दोनों के बीच में एक एनर्जी जो है बढ़ गया है। अगर ये इन्फिनिटी पे था तो एनर्जी 0 था, यहाँ R दूरी पे आया तो Q/R एनर्जी हो गया होगा। अब छोड़ेंगे तो फिर भाग जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे हम स्मॉल स्मॉल प्रोटॉन्स थे, उस प्रोटॉन्स को हम ले आके अगर इस गोले में भर रहे हैं, ठीक है, तो एक एक करके अगर हम ला के इसमें भर रहे हैं तो इसमें हम इस चार्जेस को नजदीक ला रहे हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो इंक्रीज करते जा रहा है, और वही जो एनर्जी इंक्रीज करते करते इसमें स्टोर हो रहा है उसी को हम बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी। स्प्रिंग के केस में, स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है, किसी स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग का एनर्जी जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है, नहीं कि बोलते हैं कि स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाता है। एक एनर्जी जो होता है स्टोर होता है स्प्रिंग, और जैसे छोड़ते हैं ब्लॉक को तो ब्लॉक पीछे की तरफ भाग जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ भी है, बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं कि उसको बनाने में जितना एनर्जी हम लोग दिए होंगे या फिर उसको तोड़ने में जितना एनर्जी देंगे वही चीज है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये सब चीजें हैं कि हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के बारे में देख रहे हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में बात की, न्यूक्लियस का क्या है, उसके अंदर में जो एनर्जी है उसको बाउंडेड एनर्जी बोलते हैं। इसके बाद एक छोटा सा मास डिफेक्ट और उससे रिलेटेड एनर्जी। तो जैसे आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन क्या है, तो वैसे देखते हैं, मास इक्विवेलेंस, ठीक है। ये जो है आइंस्टाइन का इक्वेशन था mc², इसी को बोलते हैं मास और स्पीड का इक्वेशन, ठीक है। पहले ही हम लोग देखे थे कि E² को हम लिख सकते हैं m² c⁴ प्लस E² c², ये लिखे थे pc लेमडा था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसमें लेमडा का तो बात कर नहीं रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमको ये चीज एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मास से रिलेट कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं mc²। अब अगर हम न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा भी चेंज इन मास आएगा तो उससे रिलेटेड जो एनर्जी होगा
उसी चीज को मास इक्विवेलेंस बोलते हैं। जैसे लेट से कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक्स है जिसका जेड ए, ठीक है। यानी कि इसका न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन कितने हैं, जेड, न्यूट्रॉन कितने हैं तो ए माइनस जेड, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या लिखेंगे, न्यूक्लियस, ठीक। कौन सा मास, कैलकुलेटेड, कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करो तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। हम वही एनर्जी फाइंड कर रहे हैं कि न्यूक्लियस उसके पास एनर्जी कितना है, तो मास के फॉर्म में mc स्क्वायर से हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जितना डिफरेंस होता है उतना आएगा। तो यहाँ से कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन से इतना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो दिख रहा है वो ए माइनस जेड है, तो इतना मास होना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्व्ड मास ऑफ एक्स इज एम एक्स, ठीक है। अगर ऑब्जर्व्ड मास हम बोल रहे हैं कि एम एक्स है, अगर इसको हम बोल रहे हैं एम सी एम कैलकुलेटेड है, तो ये जो होता है ये लेस देन कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। नहीं कि ऐसा अगर हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं तो इतना होना चाहिए, लेकिन मिलता है जो हमको ये मिलता है और वो उससे थोड़ा सा कम होता है। तो बोला जाता है कि जब हम बना रहे थे, यानी कि जब हम न्यूक्लियस को बना रहे थे तो उसमें से थोड़ा सा मास जो है घट गया। मास कहाँ गया, तो बोला गया कि वो एनर्जी के फॉर्म में गया। तो वही एनर्जी जो होता है हम लिखते हैं एनर्जी, यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी था उसी के लिए डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या, तो एम एक्स एम सी माइनस एम एक्स इंटू सी स्क्वायर, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एक्स इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। यही आता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी। किसी भी न्यूक्लियस का अगर बाइंडिंग एनर्जी जो आता है जितना उसका डेल्टा है, पे डेल्टा है, इसको हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। जो डेल्टा एम है वो है मास डिफेक्ट। तो मास की वजह से, चेंज इन मास जो आया उसकी वजह से जो एनर्जी आ रहा है इसमें, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं कि उस मास की वजह से, नहीं जब हम बना रहे थे सारे प्रोटॉन्स को पास पास ला रहे थे तो उसका कुछ जो मास था वो घट गया, वो मास जो है एनर्जी में बदल गया। मास कहाँ जा सकता है, तो मास बोला गया है कि वो मास जो है वो एनर्जी में चला गया है, और वो एनर्जी में जाने के लिए इक्वेशन दिया गया डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब सी जो है इसमें कांस्टेंट है, डेल्टा एम एम रखिए, एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर है, सी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 931.5 इंटू डेल्टा एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। सब कुछ रखने के बाद सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा एम को पुट इन एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट में रखना पड़ेगा, केजी में नहीं रखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मेगा यानी 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैलकुलेशन में आसान करने के लिए ये चीज हम लोग यूज करते हैं। तो देखें कि अगर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को ये बना रहे हैं या फिर तोड़ रहे हैं, तो हमको एक एनर्जी देना पड़ रहा है। उसके अंदर जो फोर्स है उसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, और बनाने तोड़ने में कुछ एनर्जी देना पड़ रहा है। तो एनर्जी जो होता है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो अगर कोई न्यूक्लियस है तो उसमें हम प्रोटॉन्स को ला ला के भर रहे हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि हम प्रोटॉन्स को ला के भर रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनके मास के जितना उसका मास होना चाहिए।
तो कैलकुलेटेड मास उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन पाया क्या गया कि उतना नहीं आया, जो एक्चुअल मास आया एक्स का वो उससे कम था। तो लोगों ने कहा कि आखिर ये डिफरेंस गया कहाँ, यानी चेंज इन जो मास है वो गया कहाँ। तो लोगों ने फिर कहा कि वो जो मास है एनर्जी में बदल गया है, और वो कहाँ गया है, तो एमसी स्क्वायर में चेंज हो गया, एनर्जी में चेंज हो गया है। तो वही एनर्जी हम लोग को इस चैप्टर में मोस्टली फाइंड करना होता है। तो एनर्जी होगा हमारा डेल्टा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर करेंगे, कोई रिएक्शन दिया रहेगा तो हो सकता है उसके लिए फाइंड कर। ठीक है, अब दिख रहा है कि मास ऑफ प्रोटॉन एएमयू में, तो हम 1 तो पुट करेंगे नहीं, तो पॉइंट के 0 3-4 डिजिट तक जाना पड़ेगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन है तो भी 3-4 डिजिट तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 1-1 ले लेंगे तो बात ही खत्म। ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन इसमें भी आएगा, पॉइंट में आएगा। जैसे कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, हीलियम एटम है, इसका एटॉमिक मास दे रखा है 4.0026 यूनिट। एटॉमिक मास ऑफ H11 दे रखा है 1.0078 यूनिट। और बोल रहा है कि फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम एटम, और जी मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है 1.0087। ये चीज हमको दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम एटम फाइंड करें। तो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने के लिए हमको डेल्टा एम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा एम फाइंड करना पड़ेगा हमको। तो डेल्टा एम क्या आएगा, देखो कैलकुलेटेड मास एम कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। हीलियम है तो 2 प्रोटॉन है, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये जी क्या दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन ही है 1.0078, प्लस न्यूट्रॉन भी 4-2 आ जाएगा इंटू 1.0087। ठीक है, ये कैलकुलेटेड मास हमको मिल जाएगा। तो 2 इंटू कितना मिल रहा है, एम एक्स जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो ऊपर दे रखा है, उसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 10 के 0 4.0330 आ रहा है, और कैलकुलेटेड दे रखा है 4.026 4.0026 है 0026 यूनिट। तो डेल्टा एम हमको दिख जाएगा, डेल्टा एम कितना, तो ऊपर वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 4.00030 माइनस 4.0026, ये आ जाएगा हमारा 4030.0। ठीक है, एनर्जी अब बाइंडिंग एनर्जी का बात कर रहा है, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे 931.5 इंटू 0.0304 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो सवाल जो होंगे इसमें बहुत ही आसान रहते हैं, लेकिन ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन हमको मिलेंगे, तो कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक है। और इस चैप्टर में अगर प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे तो एक ही तरह के 10-5 क्वेश्चंस मिलते हैं, तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जोड़ घटाव आता है, ध्यान रहे करना कैसे है इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा चीज, एनर्जी का यूनिट पे ध्यान हमेशा देते रहना है इन सब टॉपिक्स में, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं यूज होता है, कहीं जूल यूज होता है, तो इस चीज का एक बार ध्यान हमेशा रखना है, कोई क्वेश्चन में यही सब चीजें चेंज होती है। तो ये था हमारा बाइंडिंग। तो बाइंडिंग एनर्जी से हम लोग समझ रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी से हम ये समझ रहे हैं कि अगर कोई भी न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जिस एनर्जी से बंधे हुए हैं उसको हम बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि अगर हमको उसको तोड़ना है तो हमको उतना एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि टू ब्रेक अ न्यूक्लियस वी हैव टू गिव एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। जितना बाइंडिंग एनर्जी के पास बाइंडिंग एनर्जी होता है उतना एनर्जी देंगे तो न्यूक्लियाई टूटेगा, यानी कि अलग अलग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बिखर जाएंगे। तो अगर हम स्टेबिलिटी का बात करते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का बात करते हैं, अगर कोई भी न्यूक्लियस है उसका स्टेबिलिटी का बात करते हैं। लेट्स से कि कोई एलिमेंट एक्स है और एक वाई है, ठीक है, कोई भी एटम है, न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक्स एंड वाई है, जिसका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स जो है ये है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई ये, और बोल रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी वाई। तो अगर हम स्टेबिलिटी का बात करते हैं तो हम बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में इतना बात समझ गए हैं अभी तक के नॉलेज से कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अगर तोड़ना है तो उतना एनर्जी देना पड़ेगा, यानी कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा, यानी जो भी न्यूक्लियाई होगा उसका बाइंडिंग एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि स्टेबिलिटी में एक्स जो है मोर स्टेबल होना चाहिए, मोर स्टेबल देन वाई, यहाँ से हमको समझ में आ रहा है। लेकिन तो यस हेलो, सर। स्क्रीन कट गया है क्या? हाँ, अब दिख रहा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई लिखे हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई से। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि एक्स के न्यूक्लियाई को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है वाई के न्यूक्लियाई के कंपेरिजन। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को बढ़ा दें, ठीक है, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, हैवी एलिमेंट रहा, ठीक है, अगर हैवी एलिमेंट रहा तो उसका अगर हम देखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जा रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जा रहा है तो अंदर एक अपने खुद ही एक रिपल्सिव फोर्स आ जाता है, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स जब आ जाता है तो उसको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देने का जरूरत नहीं पड़ता है, भले ही उसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो, लेकिन अंदर इंटरनल फोर्स लग रहा है, अंदर ही दुश्मनी है, ठीक है। और पता ही है, बोलते हैं घर का वेदी लंका ढाए, लंका चारों तरफ से मजबूत था लेकिन घर में ही अगर दुश्मन है तो खत्म ही हो जाएगा। तो वैसे ही अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाए तो बाइंडिंग एनर्जी के जितना हमको एनर्जी देने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो हम लोग स्टेबिलिटी जो है इस फैक्टर पे चेक नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग जो फैक्टर चेक करते हैं फॉर स्टेबिलिटी, वी फाइंड वी कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन,
ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या न्यूट्रॉन हम बोलते हैं न्यूक्लियन है, प्लस न्यूट्रॉन का एक बार बोलते हैं, इस चीज का हम कैलकुलेट, ठीक, यानी कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आयरन है और बिस्मथ, ठीक है, आयरन है और बिस्मथ है। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी का बात कर रहे हैं तो इसका बाइंडिंग एनर्जी होता है 492.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बिस्मथ है तो बिस्मथ का होता है 1640 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो आयरन हम जानते हैं कि इसका 56 होता है और ये 209 होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम 56 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ जाता है हमारा 7.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आयरन और बिस्मथ है 209, यहाँ पे न्यूक्लियन का नंबर है। इसका बाइंडिंग एनर्जी जो है इसके कंपैरिजन में कम है, लेकिन हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी जो होता है आयरन का ज्यादा होता है बिस्मथ का, ठीक है। आयरन इसीलिए अबंडेंट में पाया जाता है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट को बोला जाता है। तो आयरन ज्यादा स्टेबल है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी देखा जाए तो आयरन का कम है, बिस्मथ का ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम बाइंडिंग एनर्जी नहीं देखेंगे, बल्कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखेंगे, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ ये ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसीलिए आयरन जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बिस्मथ। तो फॉर स्टेबिलिटी हमेशा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कर्व, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एक्सपेरिमेंटल कर्व है। इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इधर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का बात की। तो अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन के साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व बनाते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक। तो ये जो कर्व होता है ऐसा कुछ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पीक पे आ रहा है, सबसे पीक वैल्यू होता है आयरन का 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आयरन जो है मस्ट स्टेबल पाया जाता है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ देख रहे हैं तो हैवी एलिमेंट जाता है तो भी अनस्टेबल होते जाता है, ठीक है। जैसे कि इधर आएगा एसएन, फिर और आगे जाएंगे तो बिस्मथ, और आगे जाते हैं तो यूरेनियम। तो यूरेनियम लेस स्टेबल हो जाता है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाता है। इधर है तो इधर H12, H13, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये सब चीजें। तो हम जानते हैं कि ये जो है हैवी एलिमेंट यूरेनियम है, ये जो है लाइटर एलिमेंट। तो हैवी है, ये आयरन जो है स्टेबल है, यानी कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि मीडियम साइज जो न्यूक्लियंस हैं वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू हैवी न्यूक्लियाई और एज कम्पेयर टू लोअर न्यूक्लियाई। तो इसीलिए जो हैवी न्यूक्लियाई है ये इधर की तरफ फ्यूज कर जाता है, यानी कि इधर फ्यूजन शो करता है, और ये यहाँ पे फ्यूजन शो करता है। यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो भी मीडियम साइज होने के लिए दो पार्टिकल छोटा छोटा जुड़ जाता है। बड़ा है साइज, तो बड़ा है तो स्टेबल होने के लिए टूट के दो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, तो उसमें फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इससे ऑब्जर्वेशंस क्या थे, ये कर्व हमको याद रखना है और इसका ऑब्जर्वेशन भी
ठीक है, ऑब्जर्वेशन यही दिख रहा है कि जो मीडियम साइज के एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू हैवी न्यूक्लियाई और लाइटर न्यूक्लियाई। तो मीडियम साइज न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल। ठीक है, हैवी न्यूक्लियाई breaks into lighter nuclei to gain stability। ठीक है, और वही अगर लाइटर न्यूक्लियाई का बात करें, फ्यूजेस टू फॉर्म टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग आगे चल के देखेंगे, तो हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस में, और इन्हीं के बेसिस पे सारा कहानी जो होता है स्टेबिलिटी के लिए ही है। ठीक है, यानी कि जितना भी कहानी है सारा का सारा स्टेबिलिटी के लिए ही। ठीक है, जो सबसे मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट जो है वो आयरन है। मोस्ट स्टेबल एलिमेंट आयरन होगा, और किसी के लिए भी अगर देखना है तो हम स्टेबिलिटी के लिए ये चीज चेक करेंगे। ठीक है, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका ज्यादा है किसका कम है। तो ये एक रफ ग्राफ है, यानी कि ए वर्सेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। बुक्स अगर देखोगे तो उसमें और भी सारे एलिमेंट्स लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, तो बस सिंपली इससे ये समझना है कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगा वो कम स्टेबल होगा। बाइंडिंग एनर्जी के चक्कर में नहीं पड़ना, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल हो रहा है और कौन कम स्टेबल हो रहा है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उसका एक्सपेक्टेड मास जो था और कैलकुलेटेड मास, मतलब कि ऑब्जर्व्ड मास और कैलकुलेटेड मास का डिफरेंस देख रहे थे। कैलकुलेटेड या एक्सपेक्टेड मास जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होता है, लेकिन जो ऑब्जर्व्ड होता है, जो फाइंड किया जाता है एक्सपेरिमेंट से, वो कम आता है। तो ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? तो बोला जाता है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन कुछ एनर्जी जो मास से जो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी में लॉस हो गया है। मास जो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो गया है, यानी कि मास जो था वो एनर्जी में बदल गया है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं मास। बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करें, बाइंडिंग एनर्जी को अगर नंबर ऑफ ए से मास नंबर से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स थे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई हमको मिलता है। तो स्टेबिलिटी के लिए हमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई ही देखना है। अब अगर स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं तो हमको वहां पे क्या दिख रहा है कि जो भी न्यूक्लियाई है जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। तो हैवी न्यूक्लियर जा रहे हैं, यूरेनियम हो गया, तो रेडियो एक्टिव बोलते हैं उसको, डिसइंटीग्रेट हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, मीडियम साइज पार्टिकल में, ताकि वो अपना स्टेबिलिटी गेन कर सके। हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम सुने हैं? ठीक है, एटम बम में यूरेनियम यूज होता है। हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन को फ्यूज कराते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलता है तो भी एनर्जी बहुत रिलीज करता है। ठीक है, तो फॉर्म भी करता है, तो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। स्टेबिलिटी गेन कर रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल जो है अनस्टेबल हैं वो फ्यूज हो जा रहे हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। जो बड़े पार्टिकल्स है वो टूट जा रहे हैं फॉर स्टेबिलिटी। तो पूरा कहानी जो है हम लोग आज तक फिजिक्स में यही पढ़ते आ रहे हैं, स्टेबिलिटी के चक्कर में ही सारा कुछ होता है। ठीक है, अब
वही एक स्टेबिलिटी कर्व भी आता है, एक्सपेरिमेंटल ये टी कर्व। ठीक है, फिर धीरे धीरे सभी रिएक्शंस आएगा, स्टेबिलिटी गेन कराने के लिए सब कुछ होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम इधर बोल रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, ये लाइन जो है n इजकल टू z का लाइन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, n जो होता है ये इक्वल टू a माइनस z होता है। ठीक, तो अगर हम ये जो है दोनों इक्वल लाइन है यानी कि 45 डिग्री एंगल होगा उससे, जो एक्सपेरिमेंटल आया वो ऐसा कुछ लाइन आया। ठीक है, यानी कि जो इस रीजन में जो न्यूक्लियाई हैं वो स्टेबल है, यानी कि इधर जो है स्टेबल न्यूक्लियाई है। तो इस बेल्ट को जो हम बोलते हैं इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। ठीक है, इधर जो भी लाई करता है वो स्टेबल होता है, इस रीजन में जो भी न्यूक्लियाई लाई करेगा वो स्टेबल होगा। कुछ न्यूक्लियाई इधर होगा, कुछ न्यूक्लियाई इधर भी रहेगा। ठीक है, तो ये सब जो है ये और ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये सब अनस्टेबल है, तो ये सब जो है रिएक्शंस करते हैं, रेडिएशन शो करते हैं, रेडिएशन शो करके इस स्टेबिलिटी कर्व में जाना चाहते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी कर्व में जाने के लिए ये लोग रिएक्शन शो करते हैं, अलग अलग तरह का रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियाई में 260 के आसपास स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, बाकी सब थोड़ा अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए ही अनस्टेबल है, तो फॉर स्टेबिलिटी ये रेडिएशन शो करते हैं। फॉर स्टेबिलिटी इट शोज रिएक्शंस, यानी कि रेडियो एक्टिविटी वो में पढ़ेंगे उस चीज को, इसमें रिएक्शंस हमको मिलेंगे, अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होंगे। तो कौन सा रिएक्शंस करके कैसे होगा वो n/z रेशियो से पता चलेगा। तो वहां पे जब हम रिएक्शंस बताएंगे तो उस समय भी बताएंगे कि किस रीजन का, जैसे अगर इसको रीजन 1 बोले तो रीजन 1 है, ये रीजन 2। रीजन 1 में देख रहे हैं तो रीजन 1 के न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ज्यादा है, और रीजन 2 में जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है। ठीक है, और एक बात इस कर्व से ये पता चला कि जैसे जैसे हैवी एलिमेंट होते जा रहा है, तो देखियोगे अपने भी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स शुरू में जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं उनके लगभग बराबर होते हैं, जैसे हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन सब में 7-7, 6-6, ऑक्सीजन 8-8, ऐसा ही रहता है। लेकिन हम लोग जब हैवी न्यूक्लियाई में चल जाते हैं, आयरन हो गया, बिस्मथ हो गया, ठीक है, इन सब चीजों में हम लोग देखते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन हैवी न्यूक्लियाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीजेस रैपिडली। ठीक है, यूरेनियम का ही बात करें तो यूरेनियम 235, 92 है, 92 184 होना चाहिए लेकिन है 235, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या दिया गया? ठीक है, रीजन 100% एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन आज तक यही चलते आ रहा है, तो वही हम लोग भी जानेंगे। सो डेट it neutralizes effect of Coulombic repulsion between increasing number of protons। ठीक है, 100% इसको एक्सेप्टेबल
अभी तक ये चल रहा है कि जैसे-जैसे न्यूक्लियस हैवी होते जा रहा है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो उसके बीच में कूलम्बिक रिपल्शन बढ़ता जा रहा है। कूलम्बिक रिपल्शन बढ़ता जा रहा है, तो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गए हैं। ठीक है, ये रीज़न दिया गया, लेकिन 100% एक्सेप्टेबल रीज़न नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी है तो है। इसीलिए कहते हैं कि जो हैवी न्यूक्लियस है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। लेकिन लाइटर न्यूक्लियाई के लिए देखें, जैसे कार्बन हो गया, तो कार्बन 612 लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ऑक्सीजन 8, सो प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन्स भी। ठीक है, लेकिन हैवी न्यूक्लियस में चलते जाते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या बढ़ती जाती है। ठीक है, तो उसका रीज़न ये दिया गया। और स्टेबिलिटी कर्व है, क्या हम समझे कि न्यूक्लियस स्टेबल कब है? स्टेबल कब नहीं होगा? स्टेबल नहीं, रिएक्टिविटी हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे, स्टेबल नहीं है। क्लास में वही अगर हम लोग 2 न्यूक्लियस है, उनको अगर हम जोड़ घटा रहे हैं, तो उसमें से ठीक है, तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं, आगे करेंगे। तो आज सिर्फ थ्योरेटिकल ही चला है, कल होगा तो थोड़ा बहुत और न्यूमेरिकल आएगा, और फिर उसके बाद अल्फा, बीटा, गामा, रेडियो एक्टिविटी, ये सब चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो आज बेसिक चीज़ें ही बात हुई हैं कि स्टेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, और मोस्टली पार्ट जो है केमिस्ट्री में भी ये सब चीज़ें पढ़ना है, तो इस चीज़ को एक बार देख लेना है। पहले से बोल रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स अगर केमिस्ट्री में हो गया है, तो केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिवीजन कर लेना है, केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट रिएक्शन। ठीक। ठीक है।